तो गेम नंबर 3 में आ चुका है गुकेश का विन और स्कोर हो गया है इक्वलाइज 1.5 मतलब 3 गेम्स खत्म होने के बाद में अभी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो बराबर के लेवल पर आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक अगर किसी ने भी फर्स्ट वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है गेम नंबर 1 का और उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्राइस फंड की बात की गई है, तो उसमें मैंने क्लियरली ये चीज मेंशन की है कि डिंग करने वाला है साइकोलॉजिकल प्ले और उसने वही किया। उसने साइकोलॉजिकल प्ले करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे फर्स्ट गेम नंबर 1 गेम नंबर 2 में कि भाई मैं लो ऑन टाइम जा रहा हूँ और उस तरीके से गुकेश को थोड़ा साइकोलॉजिकली ये करके उसने विन लिया था। लेकिन अब शायद गुकेश उसकी चालें अच्छे से समझ चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि गुकेश साइकोलॉजिकली किसी भी तरह से डिंग से अफेक्ट होने वाला है और यही हमको देखने मिला गेम नंबर 3 में। और ये जो विक्ट्री थी ना, बहुत ही क्लीन विक्ट्री थी, बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री थी जो आपको देख के बहुत मजा आ जाएगा। तो अब गेम शुरू करते हैं। गुकेश ने यहाँ पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4। फर्स्ट गेम में खेला था गुकेश ने पॉन टू E4 और डिंगलिरन ने खेला था फ्रेंच डिफेंस। बट यहाँ पर आया D4, नाइट F6, नाइट F3, पॉन टू D5, पॉन टू C4, पॉन E6, नाइट एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ और उसके बाद नाइट C3 आया। यहाँ पर देखो, अभी ये जो ओपनिंग हो चुका है ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग और उसमें क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का ये है एक्सचेंज वेरिएशन। तो अभी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड एक्सचेंज में हम पहुंच चुके हैं। पॉन टू C6 ये एक बहुत ही कॉमन आइडिया होता है कि इस तरह से एक पॉन चेन बनाई जाए। अगर आप में से कोई लोग कारोकान डिफेंस खेलते हैं तो उन लोग को ये पॉन चेन का ज्यादा आइडिया होगा और अच्छे से उन लोग को वो चीजें पता होगी। क्वीन टू C2, पॉन टू G6, लॉजिक सीधा सीधा ये है कि बिशप को डेवलप करना है। यहाँ पर गुकेश ने खेला मूव पॉन टू H3। वैसे पॉन टू H3 इतना ज्यादा कॉमन मूव नहीं है, यहाँ बिशप G5 एक कॉमन मूव है, बट आई थिंक यहाँ पर गुकेश का प्लानिंग सीधा सीधा ये था कि बिशप G5 खेलकर कोई फायदा नहीं है कि बिशप G7 आ जाएगा और ये पिन का ना इतना कोई यूज होने वाला नहीं है। तो उसने बोला कि चलो वो पिन के लिए हम लोग थोड़ा सा डीले करते, तो इसीलिए आया पॉन H3। बिशप F5, क्वीन पर प्रेशर, तो फिर क्वीन मूव हो गया B3 पर। ब्लैक ने भी अपना क्वीन खेल दिया B6 पर। तो डिंग लिरेन का एक सीधा सीधा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि फर्स्ट गेम में विन ले लिया है, सेकंड गेम ड्रॉ हो गया है, तो थर्ड गेम जो जब वो डिंग लिरेन खुद ब्लैक से खेल रहा है तो वो भी उसको ड्रॉ के तरफ लेकर जाना है, क्योंकि उसके बाद में एक रेस्ट डे है। तो अगर शेड्यूल किसी को नहीं पता तो वो भी मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसी प्लेलिस्ट में, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसको भी जाके अच्छे से देखो। टाई ब्रेकर राउंड्स, प्राइस फंड, शेड्यूल्स, हर चीज को लेकर मैंने अच्छे से बात की है। तो इन शॉर्ट में बताओ तो हर 3 गेम के बाद में 1 डे रेस्ट है। तो डिंगलियन ने सोचा होगा कि आज ड्रॉ लेते हैं पिन एक्सचेंज करके और उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग पिन के लिए ट्राई करेंगे या फिर जैसा भी होगा गेम को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेकिन गुकेश ने खेला मूव पॉन टू G4, प्रेशर ऑन द बिशप। देख, तो गुकेश का सिंपल सिंपल फंडा ये था, भले ही फर्स्ट गेम लॉस हो गया है, मुकेश ने इतना वेट नहीं किया कि भाई रेस्ट डे होने दो उसके बाद रिकवरी के लिए जाएंगे। मुकेश वॉज लाइक फर्स्ट गेम हमने कर लिया लॉस, सेकेंड गेम में ड्रॉ के साथ सॉलिड ड्रॉ ले लिया, साइकोलॉजिकल ट्रिक सारी समझ में आ गई है डिंग लिरेन की, तो अब हम लोग खेलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग और सॉलिड। वही गुकेश ने यहाँ पर ट्राई किया। एक्सचेंज ऑफ क्वींस यहाँ पर डिंग लिरेन ने बिल्कुल किया, क्योंकि क्वींस एक्सचेंज होने के बाद बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि गेम ड्रॉ की तरफ चला जाए। अब आया मूव बिशप टू C2, पॉन पर प्रेशर है तो बिशप टू F4। सीधा सीधा ये लॉजिक है कि बिशप टेक्स पॉन अगर मारा भी जाए तो इतना कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर से मूव आ जाता है नाइट टू D2, बिशप पर प्रेशर रहेगा, बिशप को कहीं तो जाना पड़ेगा। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग C4 पर जाना चाहिए, बट यहाँ पर एक्सचेंज के बाद में व्हाइट के लिए अच्छा पोजीशन है, भले ही पॉन डाउन है। बट बिशप एक्सचेंज नहीं करना है, बिशप C2 आना है, तो ये तो और खराब हो जाएगा क्योंकि आ जाएगा सीधा मूव रुक C1, बिशप E4। अगर खेलकर रुक पर प्रेशर करने की कोशिश तो सीधा सीधा पॉन F3 और यहाँ पर बिशप हो जाएगा ट्रैप। तो ये सारे जो है ये टेक्निक्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए। अभी इन्हीं सब के चलते डिंग ने यहाँ पर डेफिनेटली पॉन को कैप्चर नहीं किया और खेला मूव पॉन टू H5। सिंपल रीजन ये है कि यहाँ से गुकेश बहुत आगे आने की कोशिश कर रहा है किंग साइड से, तो डिंग लिरेन को उसका स्पेस एडवांटेज थोड़ा सा, मतलब व्हाइट का स्पेस एडवांटेज इतना प्रोग्रेस होने नहीं देना है, तो उसी को वो रोक रहा है, सिंपल एज दैट। अब आया मूव रुक टू G1। अब देखो रुक G1 खेलने के बाद
अब कैसलिंग हो गया है ब्रेक। यहाँ कैसलिंग कर नहीं सकते, क्वीन साइड कैसलिंग करके कोई मीनिंग नहीं है। बट क्योंकि क्वींस एक्सचेंज हो चुके हैं तो कैसलिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। अब आया मूव नाइट बी डी7। नाइट को डेवलप किया है डिंग ने। नाइट टू डी2 पॉन को बचाया है और इसी के साथ में इस डायगोनल पर ओपन करने की कोशिश की। रुक टू जी8 ये एक थोड़ा सा ऐसा मूव था, जैसे कंप्यूटर वाइज तो दिस इज बेस्ट, लेकिन ये एक ऐसा मूव है जो सोचने पर मजबूर करता है कि रुक टू जी8 क्यों खेला गया। क्योंकि जनरली बोला जाता है कि आप रुक को ओपन फाइल पर रखो, और ऑलरेडी रुक ओपन फाइल पर है, तो ओपन फाइल से रुक को क्लोज फाइल पर क्यों शिफ्ट किया गया। वरना जनरली ऐसा होता है कि एक ओपन फाइल से आप दूसरे ओपन फाइल की तरफ जाते हो, लेकिन ओपन से क्लोज फाइल पर जाने का रीजन है पॉन जी5 खेलना है किंग को और अटैक करना है इस बिशप पर। तो यहाँ पर खुद गुकेश ने ही पॉन टू जी5 खेल दिया और इस प्लान को फेल गिरा दिया। नाइट h5, बिशप पीछे आ गया h2 पर। रुक h8, पॉन टू f3। अब नाइट पीछे चला गया g7 पर, क्योंकि नाइट ऑन द साइड इज डिम। ठीक है, इसको बोला जाता है नाइट ऑन द रिम इज डिम। तो इसीलिए नाइट को साइड में नहीं रखते हैं, नाइट को हम ट्राई करते हैं कि सेंटर की तरफ वो ज्यादा जाए। बिशप टू जी3, रुक टू h5 आया, प्रेशर है पॉन पर। और अब आप यहां से देखो, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा डिंग के लिए जो एज था वो खत्म हो गया और शिफ्ट हो गया है गुकेश के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इनएक्यूरेसी था। बेटर ये था कि बिशप e7 खेलकर इस पॉन पर अटैक किया जाए। क्यों? क्योंकि एक माइनर पीस भी डेवलप हो रहा है और उसी के साथ में जो अटैक करने का पर्पस है वो भी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन उसने रुक h5 से अटैक किया। Pawn e4, this was like the best move of the game. Pawn e4, यहाँ से एडवांटेज जो रहता है गुकेश के पास, अमेजिंग है। कंप्यूटर वाइज तो हमको दिख रहा है कि भाई ये तो इक्वल ही है, लेकिन आप एक चीज देखो, ये बिशप ट्रैप होता जा रहा है, ठीक है, और ये आपको आगे दिखेगा भी कि कैसे यहाँ पर और आगे ये होता है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला और यहाँ पर खेला मूव नाइट टू e6। नाइट को किया है एक्टिव डिंग लेने ने। अब आप एक चीज देखो क्या हो रहा है। 20 मूव्स खत्म हो चुके हैं दोनों के, 20 मूव्स बाकी है। ठीक है, 20 मूव्स क्यों बाकी है? क्योंकि जब 40 मूव्स टोटल कंप्लीट हो जाते हैं तो और 30 मिनट्स ऐड होते हैं, प्लस स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। तो अब 20 मूव्स जो बचे हैं, वो 20 मूव्स करने के लिए गुकेश के पास है 1 आवर 11 मिनट्स, जबकि डिंग लेन के पास है सिर्फ 23 मिनट्स। ये टाइम क्रंच वाला जो चीज है ना, डिंग लीरेन ने पहले भी किया था गुकेश के अगेंस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुकेश ना उस टाइम के चक्कर में फंस गया था। गुकेश का ज्यादा ध्यान इसमें था कि डिंग के पास टाइम कम है, उस चक्कर में थोड़ी सी गलतियां हुई। लेकिन इस बार गुकेश ने डिंग लीरेन के टाइम को देखा ही नहीं, उसने पूरा इग्नोर किया और सिर्फ इतना ध्यान दिया कि खुद का बेस्ट देना है। रुक C1 आया, बिशप पर प्रेशर। नाइट टेक्स पॉन, अभी नाइट इसको बचा रहा है, लेकिन ये वेल कैलकुलेटेड है हर चीज। बिशप F2, इसको मारने की कोशिश, फिर बिशप भी जाएगा। बिशप टू जी7, मारने की घाई नहीं की, पहले खेला मूव नाइट टू E2। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज की डिमांड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है ना, बिशप टेक्स के बाद ब्लैक का बिशप टेक्स आएगा और रुक पर प्रेशर रहेगा, फिर रुक को हटाओ, रुक हटाने के बाद में फिर मतलब कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स, बिशप टेक्स नाइट आएगा वगैरह, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो उन सब चीजों के चलते ही डायरेक्टली उसको मारना और फिर ऐसा सोचना कि ये फ्री में मिल रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। तो नाइट टू E2 आया, तो नाइट टेक्स पॉन यहाँ पर खेला है। डिंगलेन ने बोला कि अब ये बिशप मरने ही वाला है, तो एटलीस्ट हो सकता है उतने ज्यादा पॉन्स लेकर मरे। तो एक बिशप एक्स्ट्रा मिल गया है गुकेश को, लेकिन उसके बदले में डिंगलेन के पास क्या है, सिर्फ 2 पॉन्स, जो इनफ कॉम्पेंसेशन फिलहाल की कंडीशन में नहीं है, कंसिडरिंग कि ये जो पीसेस है ये बहुत ही डिसओरिएंटेड है। स्पेशली ये दो रुक्स तो बहुत ही ज्यादा डिसओरिएंटेड है, ये कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको यहाँ पर देखने मिला। नाइट टू E5, नाइट टू D4, फिर आया मूव रुक D8, यहाँ पर पिन कर दिया है नाइट को। तो डेफिनेटली किंग E2 इंपॉर्टेंट है, वरना पॉन पुश आ सकता है। मतलब इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन बहुत से ऐसे थ्रेट्स है जो आ सकते हैं, जैसे नाइट मूव हो सकता है, यहाँ पर प्रेशर बन सकता है, तो बहुत सारी चीजें। तो सारा प्रेशर एक साथ अवॉइड कर दिया है गुकेश ने वो मूव करके। अब आया मूव रुक टू H2 कि बिशप को पिन करते हैं, अभी भी नाइट हैंगिंग है। तो गुकेश ने खेला मूव बिशप टू G2, पिन को कर दिया ब्रेक। बहुत ही अच्छे से शांति से खेला गया गेम है।
पॉन टू A6 हमको डिंग के तरफ से देखने मिला। एक तो उसके पास टाइम अब बहुत कम बचा है, तो शायद वो बेस्ट मूव ना भी कर पाए, जबकि बेस्ट मूव एज पर कंप्यूटर A5 था। फिर भी A5 खेलने पर भी ऐसा नहीं कि डिंग का पोजीशन कुछ अच्छा होगा या फिर कुछ काउंटर अटैक आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये पॉन जो है बी पॉन बहुत ही वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ये एक पॉन इन तीनों पॉन्स को कहीं ना कहीं आगे आने से रोक रहा है। तो किसी भी तरीके से कोई पास्ट पॉन नहीं है डिंग लिरेन के पास कि वो फाइट कर पाए। पॉन टू A6 के बाद पॉन टू B3 पहले खेला गया है। सिंपल रीजन इसका ये हो सकता है कि बिशप के इस तरीके के अटैक से उसको बचना है। अब आया मूव रुक टू D7 और गुकेश का बहुत ही अच्छा मूव रुक टू C1। अब ये बहुत ही अच्छा मूव क्यों है? प्लान गुकेश का ऐसा है कि उसको खेलना है रुक D5 पर। अब आप बोलोगे डायरेक्ट रुक D2 में फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो कितना बड़ा है, जो हमको बहुत बार ना मिस होता है। बहुत मतलब इसमें सटल एक्यूरेसी चाहिए काउंटिंग के लिए। अगर रुक खेला गया, देयर इज अ मूव पॉन टू C5। नाइट को किधर मूव करोगे? अगर आप नाइट को F3 पर मूव करते हो तो यू लूज द गेम। नाइट टेक्स, बिशप टेक्स, रुक टेक्स, किंग टेक्स, रुक टेक्स बिशप, और यहां पर गेम हो रहा है लॉस सीधे सीधे। इसीलिए इन सब के चलते तो द ओनली बेस्ट मूव जो कंप्यूटर दिखा रहा है वो है बिशप टू G3 खेला जाए, फिर रुक वो सैक्रिफाइस करेगा और उसके बाद में पॉन टेक्स नाइट आएगा, तो एक रुक के बदले इनफ कॉम्पेंसेशन मिल गया है और इक्वलिश हो जाएगा। इसीलिए पहले गुकेश ने रुक को खेला C1 पर और किंग E7 के बाद रुक खेला D1 पर। अब यहाँ पर से कोई भी पॉन C5 वाले थ्रेट नहीं आने वाले, क्यों? अब अगर पॉन टू C5 आता है, नाइट के पास जाने के लिए वैसे तो C2 स्क्वायर भी है, बट नाइट F3 अब इतना अफेक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन देखो, अब अगर नाइट टेक्स आया तो देयर इज बिशप टेक्स, और रुक टेक्स पर देयर इज अ रुक टू टेक, तो उस वजह से यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वैसे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग लाइक पहले जो है जब वो नाइट टेक्स मार रहा है तो इट इज बेटर कि बिशप टेक C5 मारकर चेक दिया जाए, तो दैट इज ऑल्सो ओके, तो वो भी खेला जा सकता है। बट ये भी अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो इसमें कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्यूटर भले इक्वलिश बताए डेफिनेटली, लेकिन आपको ह्यूमन आई से भी देखना चाहिए। ये बात मैंने गेम नंबर 1 के इसमें भी बोली थी। तो गेम में हुआ क्या है वो देखते हैं पहले। रुक D1 के बाद किंग पीछे चला गया E8 पर, बिशप टू G3 काइंड ऑफ फोर्क है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। रुक टू H5, अब आ गया नाइट वापस F3 पर। रुक रुक सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, नाइट नाइट एक दूसरे को देख रहे हैं। सिंपल प्लान गुकेश का ये है, खुद का पोजीशन गुकेश का अच्छा है तो उसको बस पीसेस को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला, यहाँ से किंग से मारना इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि 34 मूव्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जैसे मैं रुक D4 एक मूव कर देता हूँ डिंग लिरेन का, अब 34 मूव्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मिनट के अंदर अब डिंग लिरेन को 6 मूव्स करने। रुक पर प्रेशर है तो रुक H1 आ गया। रुक टेक्स पॉन खेला, अमेजिंग मूव बिशप H3, गुड कैलकुलेशन, गुकेश ने बहुत ही आराम से खेला है। पॉन पुश आया ताकि इसके ऊपर प्रेशर ना रहे, लेकिन आफ्टर द मूव रुक टू F4 यहाँ पर रुक H5 आया और यहाँ पर डिंग लिरेन का टाइम हो चुका था 0। और वैसे भी मतलब जब उसने खेल दिया मूव, लेकिन वो जब तक क्लॉक क्लॉक प्रेस करने गया टाइम 0 हो चुका था। रुक H5 भी इतना कोई ऐसे मीनिंगफुल है नहीं। पोजीशन वाइज भी टाइम वाइज भी गुकेश ने बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हुए यहाँ पर विन लिया है और बहुत ही अच्छे से जीत लिया है। तो आई थिंक अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है, जो पर्सन फर्स्ट गेम जीतता है डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट तो होता है, लेकिन अगर कोई कमबैक करता है तो भले ही कमबैक करके स्कोर इक्वल हो गया हो, लेकिन जो पर्सन कमबैक करता है उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और जिसका पहले अच्छा स्कोर था उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार उसका कमबैक हो गया ऑपोजिट का, अब वापस से जीतना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो अभी देखते हैं कैसे माइंडसेट से गेम नंबर 4 खेला जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम पर आ जाओ। लाइव स्ट्रीम पे सारे के सारे गेम्स हम लोग चेकआउट वैसे भी कर रहे हैं।